नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसने भारत में वकीलों के एक खास वर्ग को चुनने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। ये वर्ग है सीनियर एडवोकेट्स का। नमस्कार। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सीनियर एडवोकेट है क्या। ये कोई पदवी या कोई टाइटल नहीं है। जैसा कि कोर्ट ने भी बाद में साफ किया, ये कानूनी पेशे में एक्सीलेंस, अनुभव और प्रतिष्ठा का एक सम्मान है, एक डिस्टिंक्शन है, एक पहचान है। हाँ, एक पहचान। और ये डेजिग्नेशन खुद सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स देते हैं उन वकीलों को जिन्हें वो इस सम्मान के हकदार समझते हैं। लेकिन ये हकदारी तय कैसे होती थी? मुझे लगता है यही इस पूरे मामले की जड़ है। बिल्कुल। सालों तक ये प्रक्रिया एक रहस्य थी। जजों के बीच एक गुप्त मतदान, एक सीक्रेट बैलेट होता था और बस कोई नहीं जानता था कि किसे क्यों चुना गया और किसे क्यों नहीं। और इसी अपारदर्शी ओपेक व्यवस्था को चैलेंज किया गया इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2017 के मामले में। हाँ, और ये केस जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच ने सुना था, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि बेंच में जस्टिस रोहिंटन फाली नरीमन भी थे, जो खुद एक बेहद प्रतिष्ठित सीनियर एडवोकेट थे और सीधे बार से जज के पद पर एलिवेट हुए थे। तो उनके पास एक यूनिक पर्सपेक्टिव था। वो सिस्टम को दोनों तरफ से देख चुके थे। एग्जैक्टली। एक वकील के तौर पर भी और एक जज के तौर पर भी। तो चलिए याचिका से शुरू करते हैं। पिटिशनर खुद इंदिरा जयसिंह थी। जजमेंट के पैराग्राफ 1 में कोर्ट उन्हें इंट्रोड्यूस करता है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि कोर्ट ने ये कैसे किया। कोर्ट कहता है, द पिटिशनर इज अ सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेटेड बाय द हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे इन द ईयर 1986 and has also served as an additional solicitor general for the Union of India. तो कोर्ट ये क्यों बता रहा है कि वो कौन थी? ये उनके लोकस स्टैंडी यानी केस करने के अधिकार को बहुत मजबूत करता है। वो कोई असंतुष्ट जूनियर लॉयर नहीं थी जिन्हें डेजिग्नेशन नहीं मिला। वो सिस्टम की एक इनसाइडर थी, एक सम्मानित सदस्य। बिल्कुल, जो इसकी खामियों को उजागर कर रही थी। जजमेंट कहता है, द परसेप्शन ऑफ द पिटिशनर दैट द प्रेजेंट सिस्टम इज फ्लॉड हैज लेड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ रिट पिटिशन। उनका साफ मानना था कि सिस्टम फ्लॉड है, दोषपूर्ण है। और उनकी मुख्य मांग क्या थी? वो चाहती थी कि जजों के वोट से डेजिग्नेशन देने का ये तरीका ही खत्म हो जाए। हाँ, उनकी पहली और सबसे बड़ी प्रेयर यही थी कि इस सिस्टम को आर्बिट्रेरी यानी मनमाना घोषित किया जाए, और ये आर्टिकल्स 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। आर्टिकल 14 तो राइट टू इक्वालिटी है, उसका इससे क्या लेना देना? देखिए, तर्क ये था कि जब आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, कोई पारदर्शी पैमाना ही नहीं है, तो सीक्रेट बैलेट से चुनाव करना पूरी तरह से मनमाना है। ये सिर्फ इस पर निर्भर करता है कि जज किसे पसंद करते हैं, किसे नहीं। और कानून कहता है कि जहां मनमानी है वहां समानता नहीं हो सकती। बिल्कुल। फिर आता है आर्टिकल 15, जो भेदभाव पर रोक लगाता है। यहाँ इशारा उस ओल्ड बॉयज क्लब कल्चर की तरफ था, जहाँ जान पहचान और संबंधों के आधार पर फैसले होते हैं, जिससे अक्सर महिलाएं, पहली पीढ़ी के वकील और माइनॉरिटी ग्रुप्स बाहर रह जाते हैं। एग्जैक्टली। डाइवर्सिटी की बहुत कमी थी। और आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, इसका डेजिग्नेशन से क्या कनेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के दायरे को बहुत विस्तृत किया है। इसमें राइट टू लाइवलीहुड यानी आजीविका का अधिकार भी शामिल है। तर्क ये था कि सीनियर एडवोकेट का डेजिग्नेशन किसी वकील के करियर, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी कमाई, सब पर सीधा असर डालता है। तो अगर किसी काबिल वकील को अनुचित रूप से इससे वंचित किया जाता है, तो ये सीधे तौर पर उनके आजीविका के अधिकार का हनन है। हाँ, तो ये सिर्फ एक प्रक्रिया का सवाल नहीं था, ये एक फंडामेंटल राइट्स का सवाल था। तो वो सिर्फ समस्या नहीं बता रही थी, वो समाधान भी दे रही थी, जैसे 100 पॉइंट्स का एक इंडेक्स, एक परमानेंट सिलेक्शन कमेटी। बिल्कुल, वो सब्जेक्टिव वोटिंग को ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया से बदलना चाहती थी। उनका सुझाव था कि सिस्टम को खुद टैलेंट खोजना चाहिए, सिर्फ एप्लीकेशंस का इंतजार नहीं करना चाहिए। मतलब एक प्रोएक्टिव सिस्टम। हाँ, एक सर्च कमेटी बने जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL या खास डोमेन जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ या साइबर लॉज के एक्सपर्ट्स की पहचान करे। और ये मामला सिर्फ इंदिरा जयसिंह तक ही सीमित नहीं रहा। ऐसा लगता है कि कोर्ट ने भी इस समस्या की गंभीरता को समझा। हाँ, पैराग्राफ 2 में कोर्ट खुद एक बहुत ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन देता है। क्या? कोर्ट कहता है, लीगल प्रैक्टिस इन इंडिया, दो अ बूमिंग प्रोफेशन, सक्सेस हैज कम टू अ फ्यू सेलेक्ट मेंबर्स ऑफ द प्रोफेशन, द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम बीइंग डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट्स। अरे वाह, ये तो कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है। हाँ,
वो कह रहे थे कि कानूनी पेशे में सफलता कुछ चुनिंदा लोगों तक सिमट गई है और उनमें से ज्यादातर सीनियर एडवोकेट्स हैं। ये एक तरह से उस मोनोपोली की तरफ इशारा था जो बन गई थी। और शायद इसीलिए दूसरे ग्रुप्स भी इस केस में शामिल हुए। बिल्कुल। गुजरात हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन ने तो एक बहुत ही रेडिकल स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रक्रिया मत सुधारो। उन्होंने कहा एडवोकेट्स एक्ट का सेक्शन 16 ही रद्द कर दो। एग्जैक्टली। सेक्शन 16 जो सीनियर और अदर एडवोकेट्स का क्लासिफिकेशन करता है, अगर वो रद्द हो जाता तो सीनियर एडवोकेट का कॉन्सेप्ट ही भारत से खत्म हो जाता। हाँ, उनका तर्क था कि ये क्लासिफिकेशन ही गैर बराबरी पैदा करता है। ये 2 क्लास सिस्टम ही गलत है। और मेघालय बार एसोसिएशन का भी एक इशू था। हाँ, उनके यहाँ के नियमों में था कि भारत में कहीं का भी कोई भी सीनियर एडवोकेट किसी भी वकील का नाम रेकमेंड कर सकता था। उनको चिंता थी कि इससे भाई भतीजावाद मतलब नेपोटिज्म को सीधा बढ़ावा मिल रहा है। तो कोर्ट के सामने सवाल सिर्फ प्रक्रिया सुधारने का नहीं था, बल्कि इस डेजिग्नेशन के अस्तित्व पर ही था। सही बात है। तो इस बड़े सवाल का जवाब देने से पहले कोर्ट ने इतिहास में झांकने का फैसला किया। ये डेजिग्नेशन आया कहां से? कोर्ट हमें रोमन एम्पायर तक ले जाता है। इसका क्या मकसद था? कोर्ट ये समझना चाहता था कि इस डिस्टिंक्शन का, इस वर्गीकरण का मूल विचार क्या था। जजमेंट में एम्परर जस्टिनियन का जिक्र है, जो वकीलों को सैनिकों के बराबर मानते थे। फिर कहानी मीडिवल इंग्लैंड पहुंचती है, मैग्ना कार्टा के समय। हाँ, कोर्ट ने पाया कि ब्रिटिश सिस्टम में वकीलों के 2 वर्ग थे, प्लीडर्स और अटॉर्नीज। अटॉर्नीज कागजी काम करते थे और प्लीडर्स कोर्ट में बहस करते थे। तो ये प्लीडर्स ही आज के सीनियर एडवोकेट्स के पूर्वज हैं। बिल्कुल। और इन्हीं प्लीडर्स में से 13वीं सदी में एक एलीट वर्ग उभरा, सर्जन्स एट लॉ। ये इतने विशिष्ट थे कि जजेस भी केवल यही में से चुने जाते थे। और फिर आए क्वींस काउंसिल यानी क्यूसी, जिनके बारे में हम सुनते हैं। हाँ, 1597 में फ्रांसिस बेकन को पहला लर्नेड काउंसिल एक्स्ट्रॉर्डिनरी नियुक्त किया गया। और क्योंकि क्यूसीज को प्री ऑडियंस यानी पहले सुने जाने का अधिकार था, वो सर्जन से ज्यादा शक्तिशाली हो गए। अच्छा, और वो रेशम के गाउन पहनते थे। हाँ, इसीलिए सीनियर एडवोकेट बनने को आज भी टेकिंग सिल्क कहा जाता है। दिलचस्प है। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ इतिहास ही नहीं देखा, उन्होंने ये भी देखा कि ये सिस्टम दूसरे देशों में कैसे काम करता है। हाँ, और यहाँ कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात नोट की। क्यूसी सिस्टम, जिससे हमारा सिस्टम प्रेरित है, उस पर भी वही आरोप लगे जो भारत में लग रहे थे। मतलब वहां भी वही ओल्ड बॉयज क्लब वाली बात थी। बिल्कुल। पैराग्राफ 12 में पीच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट कहता है कि यूके का सिस्टम भी सीक्रेटिव, एंटी कॉम्पिटिटिव था और एक एक्सक्लूसिव क्लब जैसा बन गया था। तो फिर यूके ने क्या किया? इसी वजह से यूके ने 2005 में बड़े सुधार किए और एक इंडिपेंडेंट सिलेक्शन पैनल बनाया जो डाइवर्सिटी पर भी ध्यान देता है। कोर्ट के लिए एक अहम सबक था कि जिन देशों से हमने ये सिस्टम लिया वो भी इसे सुधार चुके हैं। और नाइजीरिया और ऑस्ट्रेलिया के मॉडल भी देखे गए। हाँ, नाइजीरिया में मेरिट को क्वांटिफाई करने के लिए एक वेटेड क्राइटेरिया है, जैसे इंटेग्रिटी के 20%, जजेस ओपिनियन के 20%। तो एक तरह से ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश। बिल्कुल। और ऑस्ट्रेलिया में सीनियर काउंसिल के लिए कैब रैंक रूल का पालन जरूरी है। मतलब एक टैक्सी ड्राइवर की तरह वे किसी क्लाइंट को मना नहीं कर सकते अगर वे उपलब्ध हैं और फी ठीक है। ये न्यूट्रलिटी सुनिश्चित करने के लिए। सही। तो कोर्ट ने ये सब अंतर्राष्ट्रीय मॉडल देखे, लेकिन आखिर में तो फैसला भारत के अपने कानून एडवोकेट्स एक्ट के दायरे में ही देना था। और उस एक्ट में ऐसा क्या था जिसे लेकर इतनी बहस हो रही थी? सारी बहस सेक्शन 16(2) के सिर्फ 3 शब्दों पर टिकी थी, इज ऑफ ओपिनियन। इज ऑफ ओपिनियन। हाँ, ये सेक्शन कहता है कि कोर्ट किसी वकील को डिजिग्नेट कर सकता है अगर कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन कि वो वकील अपनी एबिलिटी, स्टैंडिंग या स्पेशल नॉलेज की वजह से ये डिस्टिंक्शन डिजर्व करता है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि ये इज ऑफ ओपिनियन फ्रेज कोर्ट को एक तरह की अनगाइडेड सब्जेक्टिव पावर देता है। आपकी राय का आधार क्या है, ये कहीं नहीं लिखा था, और यही मनमानी का दरवाजा खोलता था। तो गुजरात एसोसिएशन की दलील थी कि ये क्लासिफिकेशन ही खत्म कर दो। क्या ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 यानी अबोलिशन ऑफ टाइटल्स का उल्लंघन नहीं है? कोर्ट ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा। हाँ, आर्टिकल 14 पे कोर्ट ने कहा कि ये क्लासिफिकेशन मनमाना नहीं है, बल्कि ये मेरिट पर आधारित है। इसका उद्देश्य न्याय प्रशासन में मदद के लिए विशेषज्ञों की पहचान करना है। ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। और आर्टिकल 18 टाइटल्स वाली बात पे? उस पे कोर्ट ने पैराग्राफ 24 में बहुत साफ कहा, द डेजिग्नेशन सीनियर एडवोकेट इज हार्डली अ टाइटल,
इट इज अ डिस्टिंक्शन, अ रिकग्निशन। तो ये कोई पदवी नहीं है? नहीं। उन्होंने एक बेहतरीन एनालॉजी दी कि जैसे एक डॉक्टर को सीनियर कंसल्टेंट कहा जाता है, ये कोई सामंती पदवी नहीं बल्कि पेशेवर सम्मान है। तो कोर्ट ने कहा कि सीनियर एडवोकेट का कॉन्सेप्ट ठीक है, पर उसे चुनने का तरीका गलत है। प्रिसाइसली। उन्होंने क्लासिफिकेशन को तो बचा लिया, लेकिन उसे लागू करने के तरीके को गलत माना। यहीं पर जजमेंट का सबसे अहम हिस्सा आता है। हाँ, पैराग्राफ 31 में कोर्ट ने एक सिद्धांत दिया जो इस पूरे फैसले की नींव है। The opinion, though subjective, has to be founded on objective materials. यानी भले ही ये फुल कोर्ट की राय हो, लेकिन वो राय हवा में नहीं हो सकती। उसका आधार ठोस वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर होना चाहिए। बिल्कुल। और इसी सिद्धांत पर पैराग्राफ 35 में कोर्ट ने एक पूरी तरह नई पारदर्शी व्यवस्था लागू की। क्या थे उसके मेन पॉइंट्स? सबसे पहले एक परमानेंट कमेटी बनाने का निर्देश दिया गया। इसमें चीफ जस्टिस, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, अटॉर्नी जनरल या राज्य के एडवोकेट जनरल और बार का एक सदस्य होगा। और इस कमेटी का काम? इसका काम आवेदनों को स्क्रीन करना होगा और फुल कोर्ट को अपनी रिकमेंडेशंस देनी होंगी। दूसरा, एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट, इसका क्या काम होगा? वर्क और जिन जजमेंट्स में वे पेश हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड रखना। मतलब अब सब कुछ रिकॉर्ड पर होगा। हाँ। और तीसरा, ट्रांसपेरेंसी। कोर्ट ने कहा कि डेजिग्नेशन के लिए प्रस्तावित वकीलों के नाम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाले जाएंगे ताकि दूसरे स्टेक होल्डर्स मतलब दूसरे वकील या आम लोग अपने विचार या सुझाव दे सकें। ये तो एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। और फिर सबसे बड़ा बदलाव वो 100 पॉइंट्स का असेसमेंट मैट्रिक्स। ये सुनने में तो बहुत ऑब्जेक्टिव लगता है, पर क्या किसी वकील की काबिलियत को ऐसे नंबरों में बांधा जा सकता है? ये एक बहुत वैलिड सवाल है और इस पर आज भी बहस होती है। कोर्ट ने नाइजीरिया के मॉडल से प्रेरणा लेते हुए ये मैट्रिक्स बनाया। इसका ब्रेकडाउन क्या है? 20 पॉइंट्स वकालत के वर्षों के लिए हैं, 10 साल की प्रैक्टिस पर 10 अंक और फिर हर अतिरिक्त साल के लिए 1 अंक, मैक्सिमम 20 तक। ठीक है। 40 पॉइंट्स हैं जजमेंट्स, प्रो बोनो वर्क और डोमेन एक्सपर्टीज के लिए। ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला हिस्सा है, क्योंकि ये सीधे आपके काम को आंकता है। सही। 15 पॉइंट्स हैं पब्लिकेशंस के लिए, मतलब अगर आपने कोई कानूनी किताब या लेख लिखे हैं। और आखिरी 25 पॉइंट्स पर्सनालिटी और सूटेबिलिटी के इंटरव्यू के लिए हैं। एक मिनट, ये जो आखिरी 25 पॉइंट्स इंटरव्यू के लिए हैं, क्या ये फिर से सब्जेक्टिविटी का दरवाजा नहीं खोल देते? आपने एक सीक्रेट बैलेट को हटाकर एक तरह से एक सीक्रेट इंटरव्यू को जगह दे दी। आपने बिल्कुल सही नास पकड़ी है। यही इस नए सिस्टम की सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक है। तो फिर बदला क्या? बदला ये कि कोर्ट की मंशा ये थी कि इंटरव्यू से पहले कमिटी के पास सेक्रेटेरिएट द्वारा कंपाइल किया गया ऑब्जेक्टिव डेटा होगा, तो इंटरव्यू ज्यादा इन्फॉर्म्ड होगा। लेकिन हाँ, अंत में 25% वेटेज अब भी व्यक्तिपरक मूल्यांकन पर निर्भर करता है। लेकिन कोर्ट ने कुछ चीजें साफ भी की। हाँ, 2 चीजें बहुत साफ की। एक, इनकम को क्राइटेरिया नहीं माना जाएगा ताकि प्रोबोनो काम करने वालों को नुकसान ना हो। और 2, फुल कोर्ट में वोटिंग बाय सीक्रेट बैलेट विल नॉट नॉर्मली बी रिजॉर्टेड टू। फैसले जहां तक हो सके आम सहमति से होंगे। और अगर कोई सीनियर एडवोकेट बनने के बाद दुर्व्यवहार करता है तो? उसके लिए भी कोर्ट ने एक रास्ता दिया। फुल कोर्ट के पास डेजिग्नेशन को रिकॉल यानी वापस लेने की शक्ति होगी, तो एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी बनाया गया। तो ये जजमेंट 2017 में आया, इसने एक विस्तृत नया फ्रेमवर्क तैयार किया। कागज पर तो ये क्रांति जैसा लगता है, लेकिन क्या इसने सच में ओल्ड मॉयज क्लब को तोड़ा है? जमीनी हकीकत क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, इस फैसले ने सीनियर गाउन को एक गुप्त सामंती विशेषाधिकार से बदलकर एक पारदर्शी योग्यता आधारित सम्मान बनाने की एक मजबूत नींव रखी। इसमें कोई शक नहीं है। अब कम से कम एक प्रक्रिया है, एक स्कोर है। हाँ, जिसे आप देख सकते हैं। प्रो बोनो काम को मान्यता मिली है, लेकिन क्या सिस्टम परफेक्ट हो गया है? बिल्कुल नहीं। कहाँ है खामियां? जैसा आपने कहा, 25 पॉइंट्स का इंटरव्यू अब भी एक बड़ा ग्रे एरिया है। दूसरी बात, डेटा कॉम्पाइलेशन और उसके मूल्यांकन की प्रक्रिया भी हर हाई कोर्ट में एक जैसी नहीं है। और मैंने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इसमें बाद में बदलाव करने पड़े। हाँ, 2023 में सुप्रीम कोर्ट को खुद अपने इन गाइडलाइंस में बदलाव करना पड़ा। इंदिरा जयसिंह वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2023 नाम के एक और केस में कोर्ट ने माना कि 2017 के गाइडलाइंस कुछ ज्यादा ही सख्त हो गए हैं। अच्छा। हाँ, और उनमें कुछ लचीलेपन की जरूरत है। उन्होंने पॉइंट सिस्टम में कुछ बदलाव किए। ये दिखाता है कि ये सिस्टम अभी भी एक वर्क इन प्रोग्रेस है।
तो ये कहना सही होगा कि इस फैसले ने दरवाजा तो खोला, लेकिन उसे पूरी तरह से खोलने की लड़ाई अभी भी जारी है। बिल्कुल। मुझे याद है जब 2017 में ये फैसला आया था तो सुप्रीम कोर्ट के गलियारों में हफ्तों तक यही चर्चा थी। कई पुराने सीनियर्स को लगता था कि ये सिस्टम की गरिमा को कम कर देगा, इसे एक मैकेनिकल एक्सरसाइज बना देगा। जबकि युवा वकील इसे एक नई उम्मीद की तरह देख रहे थे। हाँ, और सच्चाई इन दोनों के बीच में कहीं है। इसने निश्चित रूप से सिस्टम को पहले से ज्यादा जवाबदेह बनाया है, लेकिन ये कहना कि इसने हर तरह की सब्जेक्टिविटी खत्म कर दी है, शायद जल्दबाजी होगी। तो कुल मिलाकर इंदिरा जयसिंह के इस फैसले ने भारतीय कानूनी पेशे में एक मानसिकता को बदलने की कोशिश की। ये सिर्फ प्रक्रिया का बदलाव नहीं था, ये पावर स्ट्रक्चर को बदलने की कोशिश थी। हाँ, इसने ये स्थापित किया कि सीनियर एडवोकेट का गाउन किसी की मेहरबानी नहीं बल्कि काबिलियत का हक होना चाहिए। इसने ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट किया और ये सुनिश्चित किया कि डेजिग्नेशन सिर्फ लोकप्रियता पर नहीं बल्कि प्रदर्शन पर मिले। इसने भारतीय कानूनी पेशे में मेरिटोक्रेसी की दिशा में एक बहुत बड़ा, भले ही अधूरा कदम उठाया। बिल्कुल। वाकई एक गहरा और प्रभावशाली बदलाव, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या इस तरह की पारदर्शी, पॉइंट्स आधारित व्यवस्था अपनी तमाम खामियों के बावजूद सिर्फ वकीलों के लिए ही नहीं बल्कि दूसरे पेशों और सार्वजनिक नियुक्तियों में भी लागू की जा सकती है, जहां अक्सर व्यक्तिपरक निर्णयों और भाई भतीजावाद पर सवाल उठते हैं?